नमस्कार दोस्तों। रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। सावन की रिमझिम फुहार है, रक्षाबंधन का त्यौहार है, भाई बहन की मीठी सी तकरार है, ऐसा यह प्यार और खुशियों का त्यौहार है। दोस्तों, रक्षाबंधन की आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। दोस्तों, जैसा कि कल हमने बताया था कि हम लोग झारखंड का प्राचीन इतिहास को देख रहे हैं। दोस्तों, इस क्लास को शुरू कर चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करते हैं। दोस्तों, इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देख लिए थे। दोस्तों, इसे पिछले क्लास में हम लोगों ने देखा था कि प्राचीन काल में झारखंड, इसमें से दोस्तों मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को देख लिए थे। ठीक है दोस्तों, तो हमने बताया था कि अगले दिन हम लोग क्या देखेंगे, गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल को देखेंगे। दोस्तों, तो चलिए इन लोग को क्लास को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, क्लास को शुरू करने से पहले हम लोग अपना संविधान को भाग को देखना चाहेंगे दोस्तों। ठीक है, ताकि ये चीज़ हम लोग को याद रहे कि कहाँ पर किस चीज़ को रखा गया है। दोस्तों, भाग भाग पहला में क्या रखा गया दोस्तों? संघ और उसके राज्यों को। दोस्तों, अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? 1 से 4। संघ और राज्य को रखा गया है 1 से 4। ठीक है दोस्तों। दूसरा में नागरिकता का अधिकार दोस्तों कौन से कितने अनुच्छेद में रखा गया दोस्तों? यह 5 से 11। तीसरा दोस्तों, मूल अधिकार या मौलिक अधिकार। ठीक है दोस्तों, 12 से 35 अनुच्छेद। ठीक है दोस्तों, 12 से 35 अनुच्छेद। तो दोस्तों आगे देखते हैं, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। दोस्तों, हम लोग देखे थे मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया है। अगले क्लास में हम लोग देखे थे दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया, बताइए। नीति निर्देशक तत्व भी कहाँ से लिया गया दोस्तों, ये भी कमेंट कीजिए। इसका अनुच्छेद कौन सा दोस्तों? तो 36 से 51। मूल कर्तव्य दोस्तों, मूल कर्तव्य या मौलिक कर्तव्य कहाँ से दोस्तों? कितना अनुच्छेद दोस्तों? यह है 51 का ए या 51 का क। ठीक है दोस्तों। पाँचवा में क्या है? पाँचवा में क्या है? संघ दोस्तों, कितना अनुच्छेद दोस्तों? भाग 5 सबसे बड़ा भाग है दोस्तों। भाग 5 संविधान का सबसे बड़ा भाग है। जो अनुच्छेद तुम्हारा कितना दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं, 52 से 151। ठीक है दोस्तों, यहाँ से संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा दोस्तों? तो भाग 5। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं हम लोग छठा भाग में क्या है? राज्य दोस्तों, राज्य संबंधी दोस्तों कितने अनुच्छेद है दोस्तों? तो 152 से 237 के बीच में राज्य से संबंधित अनुच्छेद हैं। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग 5। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो संयुक्त राज्य अमेरिका से। ठीक है दोस्तों, यूएसए। ठीक है दोस्तों, यूएसए से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया दोस्तों? यह दोस्तों आयरलैंड से। कहाँ से दोस्तों? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है दोस्तों, नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? आयरलैंड से। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सातवां भाग क्या है दोस्तों? पहली अनुसूची के भाग ख के 7वां संविधान संशोधन। दोस्तों, 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 धारा 1956 की धारा 29 और अनुसूची द्वारा निहित किया गया दोस्तों। कौन सा भाग दोस्तों? भाग 7वां। ठीक है, अनुच्छेद 238। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 8वां भाग में क्या है? केंद्र शासित प्रदेश। दोस्तों, केंद्र शासित प्रदेश अभी वर्तमान में भारत में कितने हैं दोस्तों, बताइए कितने हैं, और राज्य कितने हैं, ये कमेंट कीजिए आप लोग। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है? 9वां भाग में क्या है दोस्तों? पंचायत है। पंचायत कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों? कितने से कितने दोस्तों? 243 9 तक। ठीक है दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन क्या पूछे दोस्तों? क्वेश्चन यह पूछे केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? तो केंद्र शासित प्रदेश दोस्तों 8 है, वर्तमान में 8 और 28 राज्य। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? नगर पालिका में क्या है दोस्तों? नगर पालिका भाग 9 ए। ठीक है दोस्तों, भाग 9 ए 243 से 243 यह 6। ठीक है दोस्तों, इतना तक है। ठीक है, याद रखिएगा। भाग 9 बी में क्या है दोस्तों? सहकारी समिति भाग 9 बी में है। 243 यह ज से 243 यह न तक। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। भाग 10 में क्या है दोस्तों? भाग 10 में क्या है? दोस्तों, भाग 10 में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र के बारे में इसमें उल्लेख किया गया है। कितना दोस्तों अनुच्छेद? 244 से 244 क। ठीक है दोस्तों,
11 भाग 11 में क्या है, संघ और राज्य के माध्यम से संबंध, माध्यम का मध्य का संबंध, संघ मतलब दोस्तों केंद्र और राज्य से संबंधित दोस्तों यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद अनुच्छेद 245 से 263। दोस्तों हम लोग देखते हैं 7वीं अनुसूची में दोस्तों जो संघ का किया गया दोस्तों, यह है राज्यसभा, केंद्र सभा और देखिए संघ सूची देखिए दोस्तों 11 में, 12 में क्या है दोस्तों, वित्त संपत्ति संपदा का वाद, संपदा संविधाएं, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, अनुच्छेद कितना दोस्तों 264 से 300 ए, ठीक है दोस्तों 300 ए। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं भाग 13। भाग 13 में क्या बताया गया, भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य का समागम। दोस्तों व्यापार करने का अधिकार कौन सा अनुच्छेद में देता है दोस्तों, यह 301 से 307 में देता है व्यापार करने का अधिकार, ठीक है दोस्तों याद रखिएगा। फिर क्या बता रहा है, भाग 14 में क्या दे रहा है दोस्तों, 14 का 5, ठीक है दोस्तों। क्या बता रहा है, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, ठीक है दोस्तों, संघ और राज्य के अधीन सेवाएं 308 से 323 अनुच्छेद के बीच में है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं क्या बता रहा है, 14A, ठीक है दोस्तों 14A, ठीक है 14A में क्या दे रहा है, यहाँ पर दे रहा है दोस्तों अधिकरण 223 से 223 ख, ठीक है दोस्तों 223 से 223 ख दे रहा है संविधान। अगला देखते हैं दोस्तों, अगला भाग में क्या है, अगला भाग में आपका है 15 में क्या है दोस्तों, 15 में क्या है, निर्वाचन 224 से 229, सॉरी निर्वाचन भाग 15 में क्या है दोस्तों, तो भाग 15 में आपका है 324 से 329 का। भाग 16 में क्या है दोस्तों, SC ST एवं पिछड़े वर्गों के लिए विशेष उपबंध। दोस्तों जो SC ST और पिछड़ा वर्ग के लिए जो यहाँ छूट दिया गया दोस्तों, जो आरक्षण दिया गया है उसके बारे में इसमें उल्लेख किया गया। कौन सा दोस्तों, भाग 16 में, याद रखिएगा स्टार मार्क लगा लीजिएगा इसको, क्योंकि VVI क्वेश्चन दोस्तों पूछता है कि SC ST आरक्षण के लिए कौन से अनुच्छेद तो पूछता है दोस्तों, लेकिन ये पूछेगा कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग कौन सा दोस्तों, तो भाग 16वां, ठीक है। 17वां में क्या है दोस्तों, भाग 17 में राजभाषा पूछता है दोस्तों, राजभाषा कौन सा अनुच्छेद में दोस्तों, यह है 343, ठीक है 343 याद रखिएगा, ठीक है। और इसमें यह भी रखा गया 343 से 51 तक बोला गया है कि कौन से राज्य में कौन सा अपना राज्य भाषा होगा, ये सबको इसी में दर्शाया गया दोस्तों भाग 17 में। 18 में क्या दोस्तों, आपातकालीन का उपबंध, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर 352 से 360 के बीच में रखा गया है, ठीक है दोस्तों। 19 में क्या दिया है, प्रकीर्णन 361 से 367 के बीच में दिया गया है प्रकीर्णन के बारे में। संविधान के संशोधन दोस्तों, ये दोस्तों हमने कल भी बताया दोस्तों कि संविधान का संशोधन भाग कौन सा अनुच्छेद में है, तो 368 आर्टिकल में, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं क्या बताया है, आगे बताया है कि भाग 21 में क्या बताया दोस्तों, तो अस्थायी संक्रमण कालीन और विशेष उपबंध, ठीक है दोस्तों 369 से 392, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 22 भाग में क्या है, संक्षिप्त नाम हिंदी भाषा प्राकृत पाठ। दोस्तों भारत में राष्ट्रीय भाषा है, इस चीज़ को उल्लेख किया गया है 393 से 395 में। दोस्तों हम लोग बता दें तो भारतीय संविधान में 22 भाग हैं दोस्तों, 22 भाग हैं, 395 आर्टिकल है, 395 आर्टिकल है और अनुसूची कितना दोस्तों, अनुसूची 12 है, ठीक है, अनुसूची कितना है 12। चलिए दोस्तों अपना टॉपिक में आते हैं, अपना क्लास में आते हैं, हम लोग को क्या पढ़ना था और क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, उस सब चीज़ को रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि आप लोग का माइंड में सेट हो जाए। हम लोग को पढ़ने का मेन उद्देश्य यही दोस्तों कि हर चीज़ को याद करते चलें, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले कहते हैं दोस्तों, ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़े है जीने में।
ना संघर्ष ना तकलीफ तो क्या मज़े है जीने में, बड़े बड़े तूफान भी थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। दोस्तों जब आपके मन में, आपके अंदर पढ़ने का जुनून जोश है ना दोस्तों, तो आप कभी भी कुछ भी हासिल कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, यही जोश के साथ में हम लोग लगातार क्लास को करते रहेंगे। और कंटिन्यूटी के लिए आप लोगों दोस्तों, इस चैनल को पहली बार अगर आए होंगे इस चैनल में, तो पहली बार आए होंगे तो आप लोग इस चैनल को लाइक भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि इस क्लास जब भी अपलोड किया जाएगा ताकि आपके पास इस नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं गुप्त काल। दोस्तों हम लोग तो दो क्लास देख चुके थे, मौर्य काल और मौर्योत्तर काल हम लोग देख चुके थे। आज हम लोग देखेंगे दोस्तों, आज देखेंगे गुप्त काल और गुप्तोत्तर काल। दोस्तों लास्ट में इन लोग को रिवीजन भी करेंगे हम लोग दोस्तों, जो मौर्य काल और मौर्योत्तर काल को हम लोग पढ़ चुके हैं उस चीज़ को रिवीजन भी करेंगे, ताकि आप लोगों के दिमाग में सेट रहे और याद रहे। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्या दोस्तों, गुप्त काल। गुप्त काल को भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा गया है। गुप्त काल को भारतीय इतिहास को स्वर्ण युग कहा गया। दोस्तों बताइए दोस्तों, मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? मौर्य साम्राज्य का स्थापना कौन किए थे? चलिए दोस्तों आगे देखते हैं हम लोग। हजारीबाग के मधुई पहाड़ कहाँ दोस्तों? हजारीबाग में। मधुई पहाड़ कहाँ है? हजारीबाग में। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि कि सतगावा पहाड़ कहाँ पर है? सतगावा पहाड़ कहाँ पर है, यह क्वेश्चन कीजिए। ठीक है, क्या बोला है? मधुई पहाड़ से गुप्तकालीन पत्थरों को काटकर मंदिरों का निर्माण किया गया। दोस्तों हम लोग देखेंगे गुप्त काल में हजारीबाग के मधुई पहाड़ को काट करके चार मंदिर का निर्माण किया गया। कितना दोस्तों? 4 मंदिर को निर्माण किया गया है। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों? झारखंड में मुंडा पाहन महतो तथा मुंडारी प्रथम गुप्त काल के देन माना जाता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, मतलब गुप्त काल के लिए देन माना जाता है किसको दोस्तों? तो मुंडा जनजाति का। क्या प्रथम क्या बता रहा है दोस्तों? समुद्रगुप्त। देखिए समुद्रगुप्त वंश गुप्त वंश का समुद्रगुप्त क्या दोस्तों? समुद्रगुप्त गुप्त वंश का सर्वाधिक महत्वपूर्ण एवं शक्तिशाली शासक था। कौन दोस्तों? समुद्रगुप्त। ठीक है दोस्तों, बहुत शक्तिशाली शासक था दोस्तों, जिसका प्रभाव हमारे झारखंड में भी पड़ता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। आगे क्या बोल रहा है? समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। देखिए दोस्तों मैं क्या बताया, जब हम लोग भारत का मानचित्र में अगर देखेंगे दोस्तों, भारत अगर मानचित्र में देखेंगे हम लोग दोस्तों, ठीक है, भारत का मानचित्र अगर हम लोग देखेंगे दोस्तों इस टाइप में है। तो दोस्तों समुद्रगुप्त उत्तर भारत, दक्षिण भारत है ना दोस्तों, उत्तर भारत और दक्षिण भारत को पूरा विजय कर लिया था दोस्तों, अपने अंडर लाया था। ठीक है दोस्तों, इतने युद्ध किए, एक भी युद्ध में हारे भी नहीं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। इस विजय का वर्णन दिख रहा है दोस्तों, प्रयाग प्रशस्ति, इलाहाबाद प्रशस्ति में मिलता है दोस्तों। प्रयाग प्रशस्तिकरण दोस्तों एक पुस्तक का नाम है, जिसका लेखक कौन दोस्तों? हरिसेन। कौन है दोस्तों? हरिसेन। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा कौन लेखक दोस्तों? हरिसेन। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। देखिए प्रयाग प्रशस्ति के लेखक हरिसेन अभी बताया। हरिसेन विजय में से एक आठवीं विजय भी था दोस्तों। हम लोग देखे थे जब प्राचीन काल में झारखंड किस किस नाम से उल्लेख किया गया दोस्तों, यही चीज़ बताया है कि समुद्रगुप्त झारखंड किस नाम से उल्लेख किया, बताइए दोस्तों? यह दोस्तों मुरुंड। ठीक है, याद रखिएगा मुरुंड। ठीक है, समुद्रगुप्त किस देश से? मुरुंड से उल्लेख किए दोस्तों। ठीक है, मुरुंड से उल्लेख किए कौन दोस्तों? समुद्रगुप्त। दोस्तों आठवीं प्रदेश। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों रचित नामक व्यक्ति को भेजे थे झारखंड में। ठीक है, बौद्ध धर्म प्रचार तो मुरुंड। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त के शासनकाल में छोटा नागपुर को मुरुंड देश कहा गया है। अभी थोड़ा तुरंत बताएं, मुरुंड देश कहा गया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? झारखंड के क्षेत्र में समुद्रगुप्त के प्रवेश से बौद्ध धर्म का पतन हुआ दोस्तों। जब हम लोग देखेंगे दोस्तों मौर्य काल में हम लोग देखे थे, उसमें क्या था दोस्तों कि रक्षित नामक व्यक्ति को झारखंड में
क्या है दोस्तों, झारखंड में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए भेजा गया था, जो कि यहाँ पर गुप्त काल आते आते समुद्रगुप्त ने बौद्ध धर्म का ह्रास किया, बौद्ध धर्म को समाप्त करने पर तुले मतलब ख़त्म होना शुरू हुआ दोस्तों, ख़त्म होना प्रारंभ हुआ। ठीक है, देखिए यहाँ पर दिख रहा प्रारंभ हुआ, ख़त्म होना वहीं से शुरू होता है। और समुद्रगुप्त एक तरह से बोले दोस्तों, ये शिव के उपासक थे। ठीक है, याद रखिएगा, शिव के उपासक थे। ठीक है दोस्तों, आगे हम लोग देखते हैं। और इस तरह से शिव के उपासक कौन है दोस्तों, जब हम लोग अभी देखेंगे थोड़ा देर पहले, ये दोस्तों शशांक भी शिव के उपासक ही होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य, इसी का नाम है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय या विक्रमादित्य। ठीक है दोस्तों, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में चीनी यात्री फाहियान, कब आए दोस्तों, फाहियान चीनी यात्री झारखंड में कब इनकी, तो 405 में। कब दोस्तों, 405 में। ठीक है, 405 में कौन आए, फाहियान चीनी यात्री आए। कहाँ पर आए दोस्तों, भारत में आए, 405 ईस्वी में चीनी यात्री आए, और उसी के साथ में झारखंड में भी इन किए। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। जिसने झारखंड क्षेत्र को कुकुटलाट कहा, कौन दोस्तों, फाहियान द्वारा कुकुटलाट कहा गया है झारखंड क्षेत्र को। ठीक है, फाहियान द्वारा कुकुटलाट किसको कहा गया दोस्तों, झारखंड क्षेत्र को बोला गया, किसके द्वारा, फाहियान के द्वारा। ठीक है, याद रखिएगा दोस्तों। नोट्स में क्या बताया गया, चंद्रगुप्त प्रथम ने पलामू में एक मंदिर का निर्माण करवाया है, जिसका उल्लेख अभी भी, जिसका अवशेष अभी भी मिलता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों क्या बताया, इससे पहले हम क्या पूछे थे, सतगावा पहाड़। ठीक है, सतगावा कहाँ पर दोस्तों, सतगावा आपका कोडरमा में पड़ता है। मधुई पहाड़ आपका हजारीबाग में पड़ता है। ठीक है, सतगावा कहाँ पड़ता है, तो यह दोस्तों आपका कोडरमा में पड़ता है। ठीक है, सतगावा कोडरमा में। पिठोरिया कहाँ पड़ता है दोस्तों, पिठोरिया आपका रांची में पड़ता है। ठीक है, पिठोरिया रांची में पड़ता है। अब देखिए दोस्तों क्या बता रहा है, मधुई पहाड़ को काटकर बनाए गए 4 मंदिर। थोड़ा देर पहले हम बताए दोस्तों कि मधुई पहाड़ को काट करके 4 मंदिर बनाए गए, जिसका अवशेष मिलता है अभी। ठीक है दोस्तों, सतगावा से क्या दोस्तों, मंदिर का अवशेष उत्तर गुप्त काल से संबंधित है, मंदिर का अवशेष उत्तर गुप्त काल के संबंधित है। चलिए दोस्तों, आप लोग कमेंट कीजिए कि ऋग्वेद में झारखंड को क्या कहा गया था दोस्तों, ऋग्वेद में झारखंड को किस नाम से उल्लेख किया गया है, ऋग्वेद में किस नाम से उल्लेख किया गया है दोस्तों। पिठोरिया पहाड़ पर स्थित कुआं। ठीक है, पिठोरिया पहाड़ कहाँ दोस्तों, रांची में। वहाँ पर गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं दोस्तों, जो कुआं बनाया गया था उसके अवशेष मिलते हैं, किस काल के, तो गुप्त काल के अवशेष मिलते हैं। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। अब देखेंगे दोस्तों गुप्तोत्तर काल के शशांक। ठीक है दोस्तों, शशांक एक ऐसा शासक था दोस्तों कि झारखंड के संथाल परगना को राजधानी नियुक्त किया था। ठीक है दोस्तों, हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या बता रहा है, गौड़ शासक शशांक पश्चिम बंगाल के सबसे प्रतापी शासक थे। ठीक है दोस्तों, इसका साम्राज्य विस्तार कहाँ पर दोस्तों, झारखंड, उड़ीसा और बंगाल तक था। दोस्तों जब हम लोग देखेंगे भारत के मानचित्र हम लोग देखेंगे दोस्तों, ठीक है, भारत के मानचित्र देखेंगे दोस्तों हम लोग, ठीक है दोस्तों, भारत मानचित्र देखेंगे दोस्तों, ये बंगाल उड़ीसा क्षेत्र इधर आता दोस्तों, बंगाल उड़ीसा क्षेत्र इधर आता था, जो कि इस शशांक का क्षेत्र माना जाता था। ठीक है दोस्तों, हम लोग देखें क्या, राजधानी संथाल परगना का बड़ा बाजार। देखिए दोस्तों, संथाल परगना का बड़ा बाजार और दुलमी। ठीक है, दुलमी कहाँ पर दोस्तों, दुलमी धनबाद में है। ठीक है, दुलमी को दोस्तों प्राचीन काल में एकमात्र शासक शशांकी थे दोस्तों, शशांकी थे, जो क्या दोस्तों, एकमात्र शासक शशांक थे, जो झारखंड को अपनी राजधानी बनाया दोस्तों। ठीक है, वो कहाँ पर दोस्तों, संथाल परगना का बड़ा बाजार कहाँ पर है दोस्तों, यह कहाँ पर है, राजमहल क्षेत्र अब कहाँ पर पड़ता है, तो यह साहिबगंज में पड़ता है। ठीक है, दुलमी कहाँ पर दोस्तों, तो यह धनबाद में पड़ता है। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। प्राचीन काल के शासकों में यह प्रथम शासक था जिसका राजधानी झारखंड क्षेत्र में था। ठीक है दोस्तों, हमने थोड़ा देर पहले बताया, शशांक शिव धर्म का उपासक था। ठीक है दोस्तों,
शिव धर्म का अनुयायी था, जिसमें प्रसिद्ध मंदिर बेनुसागर प्रसिद्ध मंदिर बेनुसागर का शिव मंदिर का निर्माण करवाया। अब सवाल ये उठता है दोस्तों, बेनुसागर मंदिर में किस भगवान का मूर्ति दोस्तों? यह दोस्तों शिव का, भगवान शिव का मूर्ति है। कौन बना दोस्तों? तो शशांक द्वारा बना गया। कहाँ पर है? तो वेस्ट सिंहभूम में है। वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम, ठीक है, वेस्ट सिंहभूम, पश्चिम सिंहभूम को ही बोलते हैं। तो दोस्तों क्या है, यह मंदिर सिंहभूम और मयूरभंज के सीमा क्षेत्र पर अवस्थित। कहाँ पर दोस्तों? तो कोचांग। कहाँ पर दोस्तों? तो कोचांग, याद रखिए, कोचांग में स्थित है। कहाँ पर? मयूरभंज। दोस्तों अगर झारखंड का मानचित्र में देखें दोस्तों, झारखंड का देखिए, ये हो गया सिमडेगा दोस्तों, ये हो गया पश्चिम बंगाल दोस्तों, पश्चिम बंगाल। अब ये बनाएंगे दोस्तों पूर्वी सिंहभूम, ठीक है, पूर्वी सिंहभूम। ये दोस्तों सरायकेला खरसावां इधर आ जाएगा, यहाँ सरायकेला खरसावां दोस्तों। यह आपका पश्चिम सिंहभूम जिला, ठीक है दोस्तों। और इधर उड़ीसा पड़ता है, उड़ीसा। तो मयूरभंज दोस्तों सटा हुआ है, मयूरभंज इधर सटा हुआ है, ठीक है दोस्तों, मयूरभंज सटा हुआ है। तो दोस्तों इसी के सीमा पर बना है क्या दोस्तों? बेनुसागर मंदिर। अब आप लोग कमेंट ये कीजिए दोस्तों, इससे पहले हम पूछे थे कि ऋग्वेद में झारखंड किस नाम से पुकारा गया दोस्तों? तो ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या दोस्तों? ऐत्रेय ब्राह्मण पुकारा गया है, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि मयूरभंज से एक नदी का उद्गम होता है दोस्तों, उस नदी का नाम क्या है? आप लोग कमेंट कीजिए। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो ये झारखंड के जब हम लोग भूगोल पढ़ेंगे दोस्तों, तो उसमें हम लोग भूगोल में नदी चैप्टर को आपको बहुत विस्तार से बताएंगे, ताकि आप लोग को सेट हो जाए। मानचित्र के हिसाब से बताएंगे दोस्तों, ताकि आप लोग को कोई भी कन्फ्यूज़न ना हो, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे क्या है? शशांक ने बौद्ध धर्म के प्रति अश्लीलता की नीति अपनाई, जिसका उल्लेख हमें ह्वेनसांग द्वारा किया गया है। दोस्तों क्या है कि झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हम लोग देखे थे कि मौर्य काल में प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों यहाँ पर रक्षित नामक व्यक्ति को भेजा गया था, ठीक है दोस्तों। मौर्य काल में दोस्तों, मौर्य काल में कौन सा नाम किस नाम व्यक्ति भेजे थे दोस्तों? तो आठवीं नामक व्यक्ति मौर्य काल में, और अशोक के काल में दोस्तों रक्षित नामक, ठीक है, अशोक के काल में रक्षित नामक व्यक्ति को भेजा गया था। कहाँ पर दोस्तों? झारखंड में। किस लिए? बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार के लिए, ठीक है दोस्तों। जो कि शशांक ने बौद्ध धर्म को हरास किया। मतलब बौद्ध धर्म के जितने भी मंदिर थे दोस्तों, जितने भी विहार थे, बुद्ध विहार थे, ठीक है दोस्तों, वो सब चीज़ को तोड़ने में किसका योगदान दोस्तों? शशांक का। क्योंकि ये दोस्तों शिव धर्म के उपासक थे। कौन दोस्तों? शशांक, ठीक है। अब दोस्तों कमेंट आप लोग ये कीजिए कि किस शासक के समय झारखंड में बौद्ध धर्म का पतन शुरू हुआ, ठीक है दोस्तों, यह आप लोग कमेंट कीजिए। और शशांक के शासनकाल में क्या दोस्तों? समाप्त होना मतलब खत्म के बराबर था, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक दोस्तों आगे की देखते हैं। आगे क्या है? शशांक ने झारखंड के सभी बौद्ध धर्म केंद्रों को नष्ट कर दिया, और इस तरह झारखंड में बौद्ध एवं जैन धर्म के स्थान पर हिंदू धर्म का स्थापित हो गई, ठीक है दोस्तों। शशांक ने दोस्तों झारखंड में अनेकों शिव मंदिर का निर्माण करवाया, जिसकी वजह से झारखंड में जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग थे दोस्तों, उन लोगों को, बहुत लोगों को मार कर ख़त्म कर दिए, और वहाँ का जो दोस्तों जो जैन धर्म, बौद्ध धर्म का केंद्र था, उस केंद्र को नष्ट कर दिया गया, ठीक है दोस्तों। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, आगे क्या बता रहा है दोस्तों। चलिए दोस्तों हम लोग आगे देखते हैं, ठीक है दोस्तों। आगे क्या बता रहा है? हर्षवर्धन इसके साम्राज्य में दोस्तों का जंगल, ठीक है, का जंगल राजमहल क्षेत्र का कुछ भाग शामिल था दोस्तों। हम लोग जब देखे थे प्राचीन काल में, उसमें देखे थे दोस्तों, क्या देखे थे हम लोग? जब देखे थे संथाल परगना को का जंगल या दोस्तों नरीखंड, ठीक है, नरीखंड के नाम से उल्लेख किया गया था। किसको? संथाल परगना क्षेत्र को किया गया था, ठीक दोस्तों। अन्य तथ्य में क्या है दोस्तों? अन्य तथ्य में क्या है? अन्य तथ्य में आपका हर्यक वंश का शासक कौन थे दोस्तों? बिंबिसार, ठीक है। बिंबिसार झारखंड में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहता था,
कौन दोस्तों? जब हर्यक वंश के दोस्तों शासक बिंबिसार थे दोस्तों। बिंबिसार झारखंड में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करना चाहता था दोस्तों, उसका उल्लेख दिया गया है। ठीक है दोस्तों, आगे क्या बता रहा है कि नंद वंश के समय झारखंड मगध साम्राज्य का हिस्सा था। मगध साम्राज्य दोस्तों, हम लोग देखें झारखंड तो आज हम लोग का टूटा है दोस्तों। झारखंड हम लोग का कब टूटा है? यह 15 नवंबर 2000 को। ठीक है दोस्तों, 15 नवंबर 2000 को झारखंड बना है। इससे पहले कहाँ का राज्य झारखंड कहाँ पर शामिल था? यह बिहार में शामिल था। तो दोस्तों जब बिहार में शामिल था तो एकदम सोचने वाली बात है। और सोचने वाली बात यह है, जब झारखंड बिहार में शामिल था तो बिहार तो ऑलरेडी झारखंड तो बिहार में ही रहेगा। ठीक है, तो बता रहा है कि नंद वंश के समय मगध का ही नया नाम दोस्तों बिहार है। मगध का नया नाम बिहार है। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं। आगे क्या बता रहा है? नंद वंश के सेवा में झारखंड से हाथी, मतलब सेवा या सेना दोस्तों, यहाँ पर सेना होगा दोस्तों। सेना में झारखंड से हाथी को ले जाया जाता था। यहाँ के जनजाति और उस सेना में यहाँ के जनजाति भी शामिल थे दोस्तों। जब यहाँ से हाथी दोस्तों, झारखंड का राजकीय पशु को क्या चाहिए? हाथी। ठीक है, राजकीय पशु हाथी है। और यहाँ पर इतने हाथी पाए जाते दोस्तों कि यहाँ से हाथी ले जाया जाता था युद्ध के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे क्या है? मगध साम्राज्य का सीमा का विस्तार झारखंड के दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक था। अब दोस्तों सवाल ये उठता है झारखंड के दामोदर नदी कहाँ से निकलती है और कहाँ जाकर के मिल जाती है? दोस्तों ये आप लोग कमेंट कीजिए कि दामोदर नदी की लंबाई भी कितना है दोस्तों, लंबाई कितना है, दामोदर नदी की लंबाई कितना है, और दामोदर नदी कहाँ से निकलती है, और दामोदर नदी में कितने बांध बनाए गए हैं। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं कि झारखंड के पलामू जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा निर्मित मंदिर का अवशेष प्राप्त है। दोस्तों थोड़ा सा हम फर्स्ट ही में बताए थे कि झारखंड के पलामू जिले में चंद्रगुप्त प्रथम द्वारा मंदिर का अवशेष प्राप्त है, मिले हैं दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं क्या कि 13वीं सदी में उड़ीसा के राजा कौन से दोस्तों? 13वीं सदी में जय सिंह। उन्होंने दोस्तों क्या किया कि स्वयं को, अपने आप को ढोल नगाड़ा पीटते हुए दोस्तों, कौन? जय सिंह अपने आप को कब? तो 13वीं सदी में। ये कहाँ के राजा थे दोस्तों? ये उड़ीसा के राजा थे, जो कि झारखंड को अपने आप, मतलब स्वयं ही अधिकार किया, मतलब स्वयं ही अपने आप को राजा घोषित कर दिया, ढोल नगाड़ा पीटते हुए दोस्तों। जब हम लोग देखेंगे दोस्तों, जब हम लोग विद्रोह को देखेंगे उसमें भी थोड़ा बताया गया दोस्तों, और उस चीज़ को अच्छा से आप लोग को एक्सप्लेन करेंगे ताकि आप लोग को पता चल रहा है क्या क्या हुआ है, क्या क्या नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों हम लोग कल का रिवीजन करते हैं। रिवीजन करने से पहले दोस्तों हम लोग एक चीज़ बताते हैं कि झारखंड की दामोदर नदी कहाँ से निकलती है। दोस्तों जब हम लोग देखेंगे झारखंड के मानचित्र में दोस्तों, झारखंड के मानचित्र में देखेंगे दोस्तों, झारखंड के मानचित्र देखिए, ठीक है। झारखंड का मानचित्र में देखेंगे दोस्तों, झारखंड का मानचित्र आपका कहाँ पर दोस्तों? दामोदर नदी कहाँ से निकलती है बताइए? दामोदर नदी लातेहार यहाँ पर दोस्तों, लातेहार यहाँ पर है। ठीक है, लातेहार का टोरी क्षेत्र, लातेहार का टोरी या इसी को बोलें दोस्तों चूल्हा पानी। ठीक है, चूल्हा पानी। ठीक है, यहाँ से दोस्तों दामोदर नदी निकलती है, जो झारखंड की सबसे लंबी नदी है, झारखंड की सबसे प्रदूषित नदी है। इसे बंगाल का प्रदूषित नदी भी बोलते हैं, बंगाल का शोक भी बोला जाता है दोस्तों। ठीक है, दामोदर नदी टोरी से निकलते हुए इधर रांची, चतरा, हजारीबाग, रामगढ़, बोकारो, धनबाद इस तरह से होते हुए आपका पश्चिम बंगाल में इन करती है दोस्तों। और कहाँ पर जाकर मिल जाती है दोस्तों? हुगली नदी में दोस्तों। इस तरह से गंगा नदी आती है और यहाँ पर आ करके दो भाग में बढ़ जाती है। ठीक है दोस्तों, यह हुगली नदी दोस्तों, हुगली नदी में जा करके दामोदर नदी मिल जाती है। ठीक है दोस्तों,
दामोदर नदी मिल जाती है। दामोदर नदी की लंबाई कितना दोस्तों, यह लंबाई दोस्तों 592 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों। झारखंड में कितना दोस्तों, झारखंड में कितना लंबाई है, 290 किलोमीटर झारखंड में इसकी लंबाई है दोस्तों, 290 किलोमीटर। ठीक है। झारखंड में कितने बांध बनाए गए दोस्तों, झारखंड में 8 बांध बनाए गए हैं, सॉरी दामोदर नदी पर 8 बांध बनाए गए दोस्तों। ठीक है, याद रखिएगा। तो दोस्तों कल का हम लोग फटाक से रिवीजन करते हैं ताकि कल का चीज़ याद रहे। ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इस क्षेत्र का कुकुट देश कहा गया है या कुकुट नाम से जाना गया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। कौटिल्य देखिए, कौटिल्य के अनुसार कुकुट देश गणतंत्रात्मक शासन प्रणाली स्थापित हुई। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य 8वीं नामक, देखिए दोस्तों बताए थे, 8वीं नामक पदाधिकारी को नियुक्त किया था झारखंड में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए। इंद्रवानक नदी के चर्चे, इंद्रवानक नदी या शंख नदी इसी को नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है। इंद्रवानक ऋग्वेद में बोला गया है। इंद्रवानक कहाँ पर दोस्तों, इंद्रवानक ऋग्वेद में नाम दिया गया है। कौन सा नदी को दोस्तों, शंख नदी को। शंख नदी से क्या प्राप्त होता है दोस्तों, तो हीरे प्राप्त होते हैं, हीरे प्राप्त होते हैं। किसकी, कौन लिखा दोस्तों, कौटिल्य लिखे हैं। कौटिल्य कहाँ पर लिखे हैं दोस्तों, तो अर्थशास्त्र में लिखे हैं। अर्थशास्त्र में कौन लिखे हैं दोस्तों, कौटिल्य लिखे हैं। अर्थशास्त्र में किस चीज़ के बारे में रचना किया गया दोस्तों, यह दोस्तों राजनीति के बारे में रचना किया गया है। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ठीक है। मौर्यकाल में दोस्तों, मौर्यकाल हो दोस्तों यह आपका गुप्तोत्तर काल में दोस्तों। यहाँ से झारखंड से हाथी ले जाया था दोस्तों, सेना में युद्ध के लिए, लड़ाई के लिए हाथी ले जाया था दोस्तों। ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अशोक काल में 13वें शिलालेख में दोस्तों, 13वें शिलालेख में झारखंड को 8वीं नामक प्रदेश कहा गया दोस्तों। ठीक है, 8वीं प्रदेश कहा गया दोस्तों। झारखंड के बघेलखंड से उड़ीसा के समुद्र तट तक इसका विस्तार था, अशोक का विस्तार। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। अशोक के पृथक कलिंग शिलालेख में वर्णित है कि इस क्षेत्र को आजीवित जनजातीय मेरुधम, मतलब दोस्तों अशोक ने अपने झारखंड के जनजाति के लिए यह बोला गया है दोस्तों कि अगर आप लोग बौद्ध धर्म को अगर अपनाते हैं दोस्तों, आप लोग के जीवन में लोक और परलोक हासिल होगी। ठीक है दोस्तों, यह अशोक ने झारखंड की जनजाति के लिए कहा था। ठीक है दोस्तों, अशोक ने झारखंड में बौद्ध धर्म प्रचार प्रसार करने के लिए दोस्तों रचित नामक व्यक्ति भेजा था। ठीक है, याद रखिएगा। सिंहभूम से क्या मिला दोस्तों, सिंहभूम से क्या मिला है बताइए, रोमन साम्राज्य के सिक्के मिले हैं। सिंहभूम कहाँ पर दोस्तों, सिंहभूम में किस जगह से, सिंहभूम क्षेत्र से बोला गया दोस्तों। ठीक है। चाईबासा दोस्तों, चाईबासा क्षेत्र से इंडो-सिथियन सिक्के मिले दोस्तों, इंडो-सिथियन सिक्के। चाईबासा कहाँ पर दोस्तों, तो पश्चिम सिंहभूम जिला में चाईबासा है। ठीक है दोस्तों, चाईबासा शहर रोरो नदी के किनारे चाईबासा शहर बसा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इससे पहले हम लोग एक सवाल पूछे हुए थे कि मयूरभंज से कौन सी नदी निकलती दोस्तों, यह दोस्तों खरकई। कौन है दोस्तों, खरकई नदी निकलती है। कहाँ दोस्तों, चाईबासा से, सॉरी मयूरभंज से निकलती है। चाईबासा शहर से क्या है दोस्तों, इंडो-सिथियन सिक्के। कुषाणकालीन सिक्के दोस्तों, कुषाणकालीन सिक्के कहाँ से, रांची से। कुषाणकालीन सिक्के रांची से प्राप्त हुए हैं। इससे यह पता चलता है कि कनिष्क का शासन भी झारखंड में प्रभाव पड़ा, कनिष्क का भी झारखंड में प्रभाव पड़ा दोस्तों। ठीक दोस्तों, यह क्लास कैसा आपको लगा, यह क्लास आपको कैसा लगा बताइएगा दोस्तों। और आप लोग को ढेर सारी बधाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। रक्षाबंधन के शुभ अवसर पर आप लोग अच्छे से रक्षाबंधन मना